वो कंप्यूटर वाला आया जो बात किया था फोन में? नहीं सर, फिर तो कॉल आया नहीं आई ना। हो गया। कैसे काम चलेगा, ऐसे करेगा तो हाँ तो देखिए, आपको प्रॉब्लम दिए 4-5 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल हुआ था उसके बाद यहाँ हम बात कर रहे हैं। सॉल्व करिए 1 बाय 1। पहला सॉल्व हो गया, फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। देखिए क्या है फर्स्ट नंबर में। हो गया फर्स्ट का। अरे फर्स्ट तो बहुत इजी है, 1 नंबर में। नंबर 1 तो काफी इजी है। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए क्या है। इफ द पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। तो सिंपल बात है कि लेंस का पावर दिया हुआ +5 डायोप्टर दिया हुआ, अब उसका फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। अगर नंबर 1 का हम बात करें तो सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए तो पावर दिया हुआ +5 डायोप्टर, उसका पावर है +5 डायोप्टर और फोकल लेंथ निकालना। तो P = 1/f होता, तो डेफिनेटली F = 1/p होगा। समझ में आ रहा बात? अब 1/p जो है वो 5 डायोप्टर होगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि 1 यहाँ क्या होता है, ऑलवेज मीटर में होता है। किस में होता है? तो फिर उसको सेंटीमीटर बदल देना, तो 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है। मीटर में भी ला सकते हैं यहाँ फोकल लेंथ हम, 0.2 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ नहीं बदलेंगे, कोई बात नहीं, 0.2 मीटर आएगा। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बदल दिए। फिर बोल रहा है कि नेचर लेंस का, क्या नेचर होगा लेंस का? इसका कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा? इसका नेचर होगा। कौन सा लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। यही ना नेचर होगा इसका, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता? पॉजिटिव। हो गया, पहला नंबर का बात हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर आते हैं। हो गया फर्स्ट का, सिंपल है। बनाते चलिए, लिखते चलिए। ऐसे बना लिए होंगे तो अच्छा बात है। 1 बाय 1 हम लोग करते सब सॉल्व। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंस हो चुका था। इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला मिला था 1/f = 1/f1 + 1/f2, और P = क्या मिला था? P1 + P2। ये था हमारा इक्विवेलेंट लेंस। अब देखो हम बोल रहे 2 lenses of power +10 diopter and -5 diopter are placed in contact। 2 लेंस है जिसका पावर, एक का +10 दिया हुआ, एक का -5 दिया हुआ, और वो कांटेक्ट में रखे हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ न्यू लेंस। तो क्लियर बात, हम क्या करेंगे देखो, अगर हम 2 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं तो P1 हमारा 10 डायोप्टर है और P2 हमारा क्या है?
-5 डायोप्टर है तो टोटल पावर P1 प्लस क्या हो गया P2, तो 10 प्लस क्या हो गया -5, तो 10 में 5 गया तो 5, तो हो गया P हो गया 5 डायोप्टर। क्या हो गया P? ठीक है। फिर क्या बोला? बस तो यही तो पूछ रहा था, पावर न्यू लेंस का क्या होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। अरे एफ होता फोकल लेंथ 1/f होता, पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2, हो गया, ये भी बात खत्म हो गया। चलिए चलिए 2 नंबर सिंपल था, 3 नंबर में आइए अब। चलिए लिखे दोनों ताकि फिर जगह बनाए यहां हम। ठीक है, अच्छा ये भी बन जाएगा आप लोग से। देखो, 2 lenses of power plus 15 diopter and -5 diopter are in contact with each other, forming a combination of lenses. Calculate the position, nature and size of image formed. अरे एक मिनट, यहां थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज है, मतलब कुछ और दिया होगा यहाँ पे, लिखने में 2 लाइन छूट गया। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ था। रुक जाओ 1 मिनट, 3 नंबर को रहने दो, 4 और 5 बना के फिर 3 नंबर में देखते कुछ लाइन छूटा है। 3 नंबर में कुछ लाइन छूटा है। यहाँ मेरे हिसाब से इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ, एफ निकालने के बाद भी निकालना पड़ेगा 1/v प्लस -1/u बराबर 1/f से। तो 3 नंबर वाला थोड़ा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। 4 नंबर में आइए, बनाइए 4 नंबर, देखिए क्या है। 4 नंबर बनाओ, ले लीजिए 4 नंबर, देखिए क्या है। 4 नंबर में है कि 2 थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ, बनाओ 4 नंबर बनाओ। हाँ, 3 नंबर को थोड़ा देर के लिए रुको, देखते हैं क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें कुछ और चेंज लग रहा है हमको। ठीक है, हाँ देखो, इसमें 2 थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड -5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। 2 थिन लेंस है जिसका फोकल लेंथ है +10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर, उसको कॉन्टेक्ट में रखें। नंबर 1 में बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो 4 नंबर का बात करें हम, तो नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में ऐसा है कि नंबर 4 में 2 थिन लेंस है, एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर f1 और दूसरा का फोकल लेंथ है -5 सेंटीमीटर f2। कांटेक्ट में रखे हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा कॉम्बिनेशन का, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/10 प्लस 1/-5। आ रही बात समझ में? अब यहां हम कर लेंगे 1/10 प्लस माइनस -1/5, एलसीएम ले लेंगे 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, सही जा रहा है ना, देख लो। तो अब ये क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू हो गया -1/10, तो f हो गया -10 सेंटीमीटर। तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हो गया -10 सेंटीमीटर हो गया। इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। 2 नंबर में क्या बोले, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो तो पावर क्या होता, P इज इक्वल टू होता 1/f, 1/-10। अब आपको मालूम है कि 1 ऑलवेज क्या होता है मीटर में, तो उसके बदले क्या हो गया 100 सेंटीमीटर बाई -10, यानी कट के हो गया -10 डायोप्टर, ये निकल गया इसका पावर। अब इस कॉम्बिनेशन का नेचर क्या कोई बोलेगा, कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग है। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया। फिर 5 बनाते हैं, फिर 3 को देखते हैं, इसके बाद 5 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर देखना, ठीक है। देखो तो 4 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में देखो, लिखे इसका आंसर,
देखो 5 नंबर में है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। ये क्या लग रहा है, क्या दिया हुआ इसमें? नहीं आपको ये इसलिए पूछ रहे हैं, यहाँ क्या लग रहा है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के हर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फिर हमसे वो पावर पूछ रहा है। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ईच फेस का मतलब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तब तो लेंस मेकर का बात होना चाहिए। तो लेंस मेकर में पावर कहां से आएगा? तो क्यों नहीं आएगा? लेंस मेकर का क्या फॉर्मूला था? लेंस मेकर का फॉर्मूला था 1/f = म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f पावर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 1/f पावर के बराबर हुआ ना। तो फिर यहां से हो गया, ये हो गया है ना। देखिए तो यहां पर अगर हम लोग बात करें 5 नंबर का सॉल्यूशन यही कर दे 5 नंबर क्वेश्चन का, तो देखो क्या होगा। यानी म्यू दिया हुआ 1.5, कॉन्वेक्स लेंस है R1 पॉजिटिव प्लस 40 सेंटीमीटर, R2 निगेटिव माइनस 40 सेंटीमीटर और पावर पूछ रहा। तो फॉर्मूला होता 1/f = म्यू माइनस 1, ये होता 1/r1 माइनस 1/r2। अरे बात समझ में? अब देखो क्या है यहाँ पर, 1/f को p लिख दो तुम, 1/f को p लिख दो, क्योंकि 1/f पावर होता है। अब यहां से क्या हो गया, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू का वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1 1/40 माइनस 1/-40। सॉल्व करके बताओ तो कितना डायोप्टर आ रहा पावर। फिर हम 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिखो इसको, इसका आंसर कितना आ गया 2.5 डायोप्टर। देखते सॉल्व कर लीजिए। और 3 नंबर वाला क्वेश्चन हम सुधार दिए हैं, वहां पर था मिस्टेक। देखो बोलो 1.5 में 1 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू, देखो एलसीएम ले लेते 40, 1 माइनस माइनस प्लस 2, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो हमारा पावर हो गया कितना, देखो P = 0.5 इंटू 2/40। तो यहाँ पॉइंट हटा के 10 आया, 5 से 10 दो बार में चला गया, 2 से 2 कट गया, 1/40। अब 1 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 2.5 डायोप्टर। अरे बात समझ में? तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल गया 2.5 डायोप्टर। ठीक है। अब देखो 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन था, जो आपको बोले थे कि इसमें कुछ छूट गया है, देखो उसको हम सुधार दिए हैं। अब बनाओ इसको, तुम जो लिखे हो कॉपी में देख लो कहाँ क्या सुधारना है। हम बोले कि 2 lenses of power plus 15 diopter and minus 5 diopter are in contact with each other, forming a combination of lenses. Number 1, what is the focal length of combination? Number 2, an object of size 3 cm is placed at 30 cm from this combination of lenses. Calculate the position, nature and size of image formed. बनाइए इसको। सॉल्व करिए। हाँ देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जो किए हैं बताइए। देखिए इसमें ऐसा है कि 2 lenses of power plus 15 diopter and minus 5 diopter are contact with each other forming a combination lens। ठीक है। तो 2 लेंस है, दोनों का पावर दिया हुआ, P1 है प्लस 15 डायोप्टर, P2 है माइनस 5 डायोप्टर। कॉन्ट्रैक्ट में रख के कॉम्बिनेशन। नंबर 1 में क्या बोला, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो पहले पावर निकाल लेते कॉम्बिनेशन का, तब ना फोकल लेंथ निकालेंगे। तो पावर निकाल लेते, P = P1 प्लस P2 होता है। तो प्लस 15 प्लस माइनस 5 यानी कि 10 डायोप्टर पावर हो गया। अब फोकल लेंथ 1/10 यानी 100/10 यानी फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 में बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
फिर देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर, यानी H1 है 3 सेंटीमीटर। समझ गया बात? ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर, उसको 30 सेंटीमीटर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से रखें, U है -30 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में? फिर बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द पोजीशन, यानी भी निकालना है, तो आराम से बन जाएगा, और साइज भी बताना है इमेज का। तो सबसे पहले एफ तो मिल चुका ऑलरेडी हमको, एफ हमारा मिल गया 10 सेंटीमीटर, यू मिल गया, तो लेंस फार्मूला लगा देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वही ना लेंस फार्मूला? तो अभी 1/v और माइनस 1/u है -30 और 1/f हो गया 10, यही ना? तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम ले लिए 30, 10 3 जा 30 और 30 1 जा 30, 3 माइनस 1, 1/v इज इक्वल टू 2/30, यानी कट के वो 1/15 आ गया और v निकल गया 15 सेंटीमीटर। तो v आ गया प्लस 15 सेंटीमीटर, आ गया ना v? देखो फिर से देख लो, v ये 130 चला गया इधर, एलसीएम 30, 3 माइनस 1, ठीक है 2/30। अब और क्या बताना है, देखो पोजीशन तो मिल गया, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज के लिए क्या करते हैं बताइए? साइज ऑफ इमेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? साइज ऑफ इमेज के लिए m इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला मेरा फार्मूला है m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू v/u। तो साइज ऑफ इमेज मतलब हमको H2 निकालना है, क्या निकालना है? H1 हमारा दिया हुआ, तो बताओ H2/H1 इज इक्वल टू v/u। तो H2/H1 हमारा 3 है, v हमारा 15 है और u हमारा -30। तो H2/3 इज इक्वल टू -1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H2 इज इक्वल टू ये हो गया 2H2 इज इक्वल टू -3, H2 इज इक्वल टू -3/2, यानी H2 -1.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बना, उल्टा बना है, और कितना साइज है उसका? 1.5 है। माइनस का साइन बता रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इन्वर्टेड बना है, और उसका जो हाइट उसका जो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, तो यहां पर एक बात बताओ, ये पोजीशन साइज इमेज का निकल गया, इमेज डिमिनिश्ड है या फिर बड़ा है, मैग्नीफाइड है या छोटा है, क्या है? अरे यहां ऑब्जेक्ट का साइज कितना है बताइए? ऑब्जेक्ट का साइज है 3 सेंटीमीटर और इमेज क्या बना 1.5। तो क्लियर बात समझ में आ रहा ना कि इमेज इज स्मॉलर, या स्मॉलर को हम लिखते हैं डिमिनिश्ड, क्या लिखते हैं? तो इमेज हमारा क्या बन गया? डिमिनिश्ड बन गया। क्लियर है ना? नोट करिए, इसको लिखिए। तो लेंस पढ़ने के बाद अब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म। ध्यान देना, अब हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करते। प्रिज्म क्या होता है, ध्यान दो बाबू, प्रिज्म क्या होता है। तो आगे का टॉपिक प्रिज्म है। और सुनो, रे ऑप्टिक्स में अब हमारा प्रिज्म बचा है, और प्रिज्म के साथ साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा, कंपाउंड, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यानी कि ओवरऑल 4 टॉपिक बचा हुआ। तो सबसे पहले प्रिज्म स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म का इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म के बारे में सुने होंगे कभी? इंट्रो ले लेते हैं, प्रिज्म का क्या है। देखो आप ना क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको एक पहले बात बता दे कि प्रिज्म में से एक ऐसा फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, वो क्या है? देखो आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में आज जाके सब लोग। तो एक है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या है? प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला ऐसे होता, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। ये एक प्रिज्म फॉर्मूला तुम देखना। आ रहा बात समझ में? अब लॉन्ग क्वेश्चन बस 3 बचा हुआ है। एक प्रिज्म फॉर्मूला है, उसके बाद एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक टेलीस्कोप है। कंपाउंड समझ जाएंगे तो टेलीस्कोप समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। तो प्रिज्म, बात सुनो, प्रिज्म फॉर्मूला यानी कि प्रिज्म से
जो सबसे इंपॉर्टेंट है या जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी तो एक ही पेज दिया प्रिज्म के बारे में पढ़ना। प्रिज्म में पहले हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा करते थे, लेकिन वो सिलेबस से हट गया, जो 7 कलर में ब्रेक हो जाता है, विवग्योर बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, वो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट को नहीं पढ़ना है, वो रिड्यूस हो गया सिलेबस से स्पेक्ट्रम वाला पार्ट। तो प्रिज्म में हम लोग प्रिज्म फार्मूला पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्रिज्म का थोड़ा इंट्रो ले ले, फिर हम प्रिज्म फार्मूला पढ़ेंगे। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता 5 मार्क्स का, समझ में आ रहा बात, बोलता प्रिज्म फार्मूला, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आए ना तो बाकी से आसान होता, कोई टफ नहीं होता, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हल्का फुल्का है, समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा है प्रिज्म फार्मूला। तो प्रिज्म के बारे में थोड़ा बात कर ले। तो प्रिज्म क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय एट लीस्ट 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस। ध्यान देना बाबू, ये 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस से बंधा हुआ है। 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस का मतलब प्रिज्म जो है ना, देखो ऐसा है, इस तरीके का डायग्राम अगर बना दे हम, तो ये और ये नॉन पैरेलल सरफेस है। नॉन पैरेलल माने समानांतर नहीं है, असमानांतर, यानी इसके सामने ये नॉन पैरेलल है। सुनो, नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है, इसके सामने ये पैरेलल नहीं है, इसको नॉन पैरेलल कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो प्रिज्म अगर हम बोल दे कि पी क्यू आर हमारा प्रिज्म है, तो ये दोनों नॉन पैरेलल, मतलब क्या सर प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप में ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रिज्म हो सकता है, ऐसे रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होगा ना, जो क्या होगा, वो नॉन पैरेलल से होगा, पैरेलल से नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? देखो अगर इसमें लाइट गया इधर से, तो इसका जो नॉन पैरेलल है वहां से निकलेगा। अगर यहां से लाइट इसमें गया तो इसका नॉन पैरेलल ये है, ये नहीं, ये तो पैरेलल हो गया। तो लाइट यहां से जाके यहां से नहीं निकलना, वो फिर नॉन पैरेलल से निकलेगा, या तो ये नॉन पैरेलल या इसका ये नॉन पैरेलल, इसका असमांतर ये है या इसका असमांतर ये, तो फिर से तो ट्रायंगल शेप बन गया ये। इसलिए हम लोग ना सिंपलिसिटी के लिए बार बार जब भी प्रिज्म बनाते तो क्या बनाते? ट्रायंगल बना देते हैं। एक्चुअल में ये जरूरी नहीं कि प्रिज्म सिर्फ ट्रायंगल ही होता है, वो क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो नॉन पैरेलल सरफेस से होगा, और जो नॉन पैरेलल सरफेस से होगा वो अपने आप में एक रेक्टेंगल शेप बन जाता है। कैसा शेप बन जाता है? रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल शेप बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रायंगल शेप। तो अब ये नॉन पैरेलल से रिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज प्रिज्म किसी भी शेप में हो सकता है। 2 नॉन पैरेलल सरफेस के बीच का जो एंगल है ना, उसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, और प्रिज्म एंगल को कैपिटल ए से ही लिखते हैं। किससे लिखते हैं? तो देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें ये एक लाइन बोल रहे हैं कि द एंगल बिटवीन 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस, एंगल बिटवीन 2 नॉन पैरेलल सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान देना। तो 2 नॉन पैरेलल सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, उसको हम प्रिज्म एंगल, या हम उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहेंगे उसको? रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो 2 नॉन पैरेलल के बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। फिर हम बोलते हैं, अगर आपको बोलते हैं फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म, बहुत बार ये वर्ड यूज होगा, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। अगर इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म का बारे में बात करें तो उसके बीच का प्रिज्म एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। इक्विलैटरल माने समबाहु है, तीनों साइड बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? तो ये बात प्रिज्म का इंट्रो बता दे। ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्या है? 10 क्लास में यही बात था कि जब इसमें से व्हाइट लाइट जाएगा तो 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको विवग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, रेड, ऐसे करके 7 कलर है। वो अभी 12 में नहीं है, वो 12 में हमको उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो रिड्यूसिंग पार्ट हमारा है। हमारा मेन पार्ट है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मेन हमारा पार्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ध्यान देना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म,
और इसी में हमारा है प्रिज्म फॉर्मूला, जो ये प्रूफ करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर इस पे न्यूमेरिकल्स है प्रिज्म का। आ रही बात समझ में? और ये पूरा एक क्लास ले लेगा, मतलब इसको एक ही दिन में, जैसे इसमें 3 स्टेप में प्रूफ होता है, तो ऐसा इसमें नहीं कर सकते हम कि आज इसका स्टार्ट करें आधा और फिर आधा अगले दिन बताएं, वो समझ में नहीं आएगा। इसको स्टार्ट करने का मतलब है कि इसको शुरू करे और पूरा खत्म करे उसी दिन, चाहे वो 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, 1 घंटा में हो जाता। तो ये पूरा एक दिन का पढ़ने का बात है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ना? तो इसको हम लोग आज इसको लिख लो, और प्रिज्म का हम लोग बात अगले दिन करेंगे। ठीक है, लिखो।